प्रयागराज में कुंभ को देखते हुए पूरी तरह से अलर्ट के निर्देश हैं और यही वजह है कि आप देखिए कि जिस तरह से प्रयागराज के आसपास जनपदों में भी पुलिस की पहरेदारी होगी, साथ ही साथ जिस तरह से ये भी एजेंसियों को सूचना मिली है कि साधु के भेष में प्रयागराज के महाकुंभ में आतंकी प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसे में जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं पूरी तरह से सतर्क हैं और यही वजह है कि आप देखिए लगातार नेपाल से जो भी सटे जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उन जनपदों में भी सघनता से मॉनिटरिंग करने के निर्देश हैं और कई हजार पुलिसकर्मियों को साधु के वेशभूषा में प्रयागराज के महाकुंभ में ड्यूटी का निर्वहन करना भी है। तो ऐसे में कई एहतियात एजेंसियां बरत रही हैं, जिसमें चाहे एटीएस की बात करें या आईबी की बात करें, केंद्र की और राज्य की एजेंसियां लगातार प्रयागराज के महाकुंभ को दिव्य बनाने के लिए सुरक्षित वहां पर वातावरण रहे, इसको लेकर पूरी तरह से जो एजेंसियां हैं वो सतर्क हैं। देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से प्रयागराज के महाकुंभ में 50 करोड़ के आसपास के लोगों के आवागमन के लिए जानकारी सूचना इकट्ठा की गई है, तो ऐसे में एहतियात और सुरक्षा भी एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर है। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, जेके न्यूज, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में आज जनता समाधान दिवस का आयोजन किया गया। खासकर लखनऊ नगर निगम में महापौर सुषमा खरकवाल ने इस जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक शिविर लगाया। शिविर में तकरीबन 70 से अधिक शिकायतें आई। शिकायतों का जल्द से जल्द निराकरण करने के लिए कहा गया। मौके पर मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह के साथ साथ सभी जोनल अधिकारी मौजूद थे। महापौर सुषमा खरकवाल ने कहा कि किसी भी प्रकार से आम जनता को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, वो जलकल से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो या नगर निगम के हाउस टैक्स से संबंधित हो। नगर निगम के हाउस टैक्स में पहली बार इस तरीके की कोई बड़ा जनता समाधान शिविर लगाया गया है, जहां पहली बार किसी शिविर में जनता की सीधे समस्याएं सुनी गई। महापौर सुषमा खरकवाल पहली महापौर हैं जिसने ये समाधान दिवस के रूप में हर महीने के पहले शुक्रवार को शिविर लगाने का प्रयास किया और जिसके बाद तकरीबन 4-5 महीनों तक लगातार ये शिविर चलता रहा। इसमें तमाम प्रदेश भर की राजधानी लखनऊ की तमाम समस्याओं का समाधान किया गया और ऐसे में आज जब इस शिविर की समाप्ति हुई तो महापौर ने कहा कि अब जाकर पूरे शहर में सिर्फ 70 शिकायतें दर्ज हुईं। 70 में सभी शिकायतों को निस्तारित करने के लिए आज आखिरी दिन भी प्रयास किए गए। महापौर ने बताया कि लखनऊ नगर निगम किस तरीके से कार्य कर रहा है और आने वाले महाकुंभ को लेकर के भी लखनऊ से जो भी सुंदरता, भव्यता और अलौकिकता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे वो ज़रूरी किए जाएंगे। साथ ही साथ महापौर ने सभी जोन के जोनल अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि किसी भी प्रकार से जनता से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करें, जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, जो जटिल समस्याएं हैं उनके लिए लिखित में दें, उनके भी समाधान जल्द ही किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, जेके 24/7 न्यूज़, लखनऊ। मंत्री आशीष पटेल लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अभी परसों पल्लवी पटेल, जो रिश्ते में उनकी साली लगती हैं, विधायिका हैं, उन्होंने महामहिम गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश से मुलाकात करके तमाम भ्रष्टाचार के दस्तावेज महामहिम को दिए। और जब हम लोगों ने सवाल पल्लवी पटेल से पूछा तो उन्होंने कहा महामहिम के समक्ष सारे प्रूफ हमने रख दिए हैं, महामहिम इसकी समीक्षा करेंगे और प्रूफ इकट्ठा करेंगे और प्रूफ को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर प्रूफ सिद्ध होता है तो गवर्नर ने हमसे ये कहा है कि हम ज़रूर सज़ा दिलवाएंगे और जांच बैठाएंगे। अब देखने वाली बात है, आशीष पटेल ने कल जनसभा की और ख़ास तौर पर कुर्मी समाज को एकत्रित करके अपनी वोट बैंक की ताकत दिखाने की ज़रूर कोशिश की है, मगर दूसरी तरफ पल्लवी पटेल का प्रहार जारी है। ये साली और बहनोई की लड़ाई में राजनीति गर्म होते हुए नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी पटेल से जब पत्रकारों ने पूछा क्या आप भारतीय जनता पार्टी का साथ अपनाने वाली हैं, तो मुस्कुरा के उन्होंने जवाब दिया और उसके बाद कहा कि बस इस मुस्कुराहट में सब कुछ छिपा हुआ। वहीं दूसरी तरफ आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल लगातार योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि राजनीति की इस कथा में कौन कितना अपने उल्लू सिद्ध कर पाता है राजनीति का और कौन कितना नहीं कर पाता है। ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि पल्लवी पटेल की राजनीति की जो रास्ता है वो किस तरफ जाएगा और आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल किस रास्ते को इख्तियार करते हुए नजर आते हैं। कैमरा पर्सन किशन के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज़।
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार की तरफ से अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। आज शाहदरा विधानसभा में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पहुंची हैं, जहां उन्होंने एक बालिका विद्यालय का एक नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया है, यानी कि ये न्यू एकेडमिक ब्लॉक है जिसका शिलान्यास दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से किया गया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले लगातार आम आदमी पार्टी अलग अलग जो कामकाज रुके हुए थे उनको कराने का काम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि चुनाव सर पर है और आम आदमी पार्टी अब छूटे कामों को कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की रणनीति है। 5 साल आम आदमी पार्टी ने कामकाज नहीं किए हैं और अब जब चुनाव का मौका है तब इस तरीके के कामकाज कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार का यह कहना है कि दिल्ली सरकार ने 5 साल काम किए हैं, बेहतर स्कूल बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं और इस काम को लगातार और गति से करने का काम किया गया है। दिल्ली में एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार की जो लड़ाई है वो पिछले 5 सालों में देखी गई है और उसके बीच दिल्ली सरकार का आरोप रहा है कि दिल्ली के एलजी ने दिल्ली के लोगों के कामकाज रोके हैं। बहरहाल इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और विपक्ष जिन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को घेर रहा है वो मुद्दे कितना आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदायक होंगे, ये तस्वीर बहुत जल्द साफ होगी। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास करना कहीं ना कहीं इसके अलग राजनीतिक मायने हैं। आम आदमी पार्टी लगातार इसको लेकर स्ट्रैटेजी भी बना रही है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तकरीबन 3-4 परियोजनाओं का शिलान्यास कर चुके हैं और दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिला चुके हैं कि वो दिल्ली के लोगों के लिए कामकाज कर रही है। देखना यह है कि आखिरकार आने वाले समय में दिल्ली विधानसभा में जब चुनाव होगा तो किसका पल्ला भारी रहता है। क्योंकि बलदेव के साथ केशव मिश्रा, 24 7 न्यूज दिल्ली। की बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह औलिया के लिए एक चादर भेजी और ये चादर यहां से कल सुबह रवाना की जाएगी, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी उस चादर को लेकर के अजमेर पहुंचेंगे और ये चादर संयुक्त रूप से तमाम नेता वहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से चढ़ाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार ये चादर अजमेर दरगाह के लिए भेजी है। हाल ही में अजमेर दरगाह को लेकर के जिस तरह का विवाद आया था हिंदू सेना की तरफ से, उसको लेकर के याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से किसी भी तरह के धार्मिक स्थल पर किसी खुदाई या सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इसके बाद से पूरा मामला बहुत गंभीर हो गया था। इस मामले को लेकर के लगातार मुस्लिम संगठन अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से चादर भेजी है उससे एक बात साफ हो गई है कि देश के अंदर धार्मिक सद्भाव बनाने का मैसेज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। हालांकि इस चादर को लेकर के आज सुबह केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दरगाह निज़ामुद्दीन पहुंचे, जहां पर उन्होंने दुआ याचना की और उसके बाद कहा कि जिस तरह से देश का माहौल है, हम चाहते हैं कि सभी धर्म के लोग प्यार और सद्भाव के साथ रहें और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये चादर यहां से अजमेर दरगाह भेजी है। हालांकि इस चादर के भेजने के बाद से मुस्लिम समाज के कई मुस्लिम संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम का स्वागत किया है। वहीं दरगाह के सजादा नशीन ने भी कहा है कि ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो देश की संस्कृति और सभ्यता को खराब करना चाहते हैं। देखना बहुत अहम रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भेजी गई इस चादर का आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस चादर को लेकर के बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से तंज कसते हुए कहा है कि अब चुनाव आ गया है तो इमामों की और दरगाहों की याद बीजेपी को आ गई है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव के बाद भी सियासी सरगर्मी तेज है। चुनाव में एक दूसरे के सामने आ चुके चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार के साथ आने की अटकलें लगाई जा रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मां आशा पवार ने नए साल के मौके पर पंढरपुर मंदिर में जाकर के पूजा की और उसके बाद दिए बयान में पवार परिवार के एकजुट होने की बात कही है। अजित पवार के करीबी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने तो कह दिया, शरद पवार को हम हमेशा से अपना भगवान मानते हैं। भले ही हमारी राजनीतिक राहें अलग अलग हो, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। अगर वे दोनों साथ आते हैं तो बहुत खुशी होगी। अब अगले 5 साल तक न तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव होने हैं और न ही विधानसभा के चुनाव।
ऐसे में शरद पवार की पार्टी के जो विधायक और सांसद हैं उनके पास विपक्ष में रहने के अलावा कोई उपाय नहीं है। दोनों दलों में किसी ने एकजुट होने की बात नहीं कही है, पर माहौल बनाकर दोनों को साथ साथ लाने की कवायद हर रोज चल रही है। ऐसे में अगर गुट साथ आते हैं तो फिर दिल्ली से मुंबई तक एनसीपी के नेता सत्ता का सुख ले पाएंगे। शरद पवार ने कुछ महीने पहले वादा किया था कि वो बाजी पलट देंगे। अब एनसीपी शरद पवार गुट में बदलाव की बयारबाजी शुरू हो गई है। शरद पवार की 8 तारीख और 9 जनवरी को मुंबई में जंबो मीटिंग होगी। यह बैठक वाईबी चौहान सेंटर में होनी है। यह देखना अहम होगा कि शरद पवार की पार्टी अहम पदों पर किन नए चेहरों को मौका देती है। 8 जनवरी को होने वाली बैठक में महाराष्ट्र के सभी प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। दूसरे दिन पूर्व सांसद, जिला अध्यक्ष और तालुका अध्यक्षों को सभी को आमंत्रित किया गया है। अगर परिवार एक होता है तो फिर शरद पवार की क्या भूमिका होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ जिन्होंने एनसीपी की स्थापना की वह शरद पवार है, वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार है जिनके इशारों पर एनसीपी की घड़ी के कांटे घूम रहे हैं। अब इनमें कौन आगे पहल करता है या फिर चर्चाएं ही जो है वो बनी रहती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शरीफ के साथ मैं हिकेन देशमुख, JK 24/7 न्यूज़, मुंबई। किसानों की मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित की गई हाई पावर कमेटी की आज पंचकूला में होने वाली बैठक अचानक रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट लगातार खनौरी और शंभू मोर्चे को लेकर सुनवाई कर रहा है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में ही एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था, जिसका मकसद ये था कि प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत की जाए और जो डेडलॉक पंजाब के अंदर बना है उस डेडलॉक को किसी भी कीमत पर हटाया जाए। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई पावर कमेटी बनाई थी, आज उन्होंने 12 बजे पंचकूला के अंदर एक बैठक रखी थी जिसमें सभी पंजाब के किसान यूनियन को बुलाया गया था। लेकिन कल ही जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने इस बैठक का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। किसान यूनियन का कहना था कि हाई पावर कमेटी के अंदर जो मुद्दे रखे गए हैं उसमें किसानों का कोई लेना देना नहीं है और किसानों की मांगों पर इस बैठक के अंदर विचार नहीं होगा। केवल शंभू और खनौरी के ऊपर जो मोर्चा लगाया है उसी को लेकर ये बैठक होनी है, इस वजह से वो बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। यही कारण था कि आज हाई पावर की कमेटी को ये बैठक रद्द करनी पड़ी। दूसरी तरफ जहाँ डल्लेवाल की बात है तो उनका आमरण अनशन लगातार 39वें दिन में दाखिल हो चुका है और डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत और ज्यादा नाजुक बनी हुई है क्योंकि उनके शरीर में अब केवल हड्डियां बची हैं, ये डॉक्टरों का कहना है और उनका बीपी लगातार बढ़ रहा है और किसी भी वक्त चीजें खराब हो सकती हैं। इसी बीच आज डल्लेवाल ने सभी किसानों को एक न्योता दिया है और कल उन्होंने खनौरी मोर्चे पर एक महापंचायत भी बुलाई है जिस पर किसानों के मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और आगामी संघर्ष को लेकर भी बातचीत होगी। और इस दौरान डल्लेवाल कल पूरे पंजाब और देश के किसानों के नाम एक संदेश भी जारी करेंगे। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे इस मुद्दों को लेकर क्या कुछ बातचीत होती है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। उत्तराखंड में निकाय चुनाव धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। नामांकन वापसी का डेट निकल गया है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने नामांकन वापस ले लिए। बहुत सारे जो ऐसे प्रत्याशी थे जो प्रमुख राजनीतिक दलों के थे और निर्दलीय उन्होंने नामांकन कराया था, उनको समझाने में उनके दल कामयाब रहे और उनको मैदान से हटा दिया गया है और उनको पता नहीं कौन कौन से वादे करके उनको ये कहा गया है कि आप पार्टी के लिए काम करिए, चुनाव के बाद पार्टी आपका ध्यान रखेगी। अब आते हैं बात चुनाव की तैयारियों की रफ्तार पे, तो तैयारियां बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ने लगी हैं। अगर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की बात करे तो वहाँ पे संगठन इस चुनाव को लेकर के काफ़ी सतर्क है क्योंकि 1.5-2 साल के बाद विधानसभा चुनाव भी होंगे और उसके पहले यह चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि इस चुनाव में बीजेपी को जनादेश मिले पूरे प्रदेश में। इसको लेकर के संगठन ने अपनी पूरी तैयारियां की है और इस चुनाव में मुख्यमंत्री समेत तमाम जो राज्य के सांसद हैं, मंत्री हैं, सबको बूथ लेवल तक उतारने की तैयारी की जा चुकी है।
लगातार बैठकों का दौर जारी है और प्रदेश संगठन शीर्ष नेतृत्व के निर्देशन में इस चुनाव को जीतने की पूरी तैयारी कर रहा है। अभी मैं जहां खड़ा हूं, यहां भी अभी जो देहरादून के मेयर उम्मीदवार हैं सौरभ थपलियाल की एक बैठक होने जा रही है और उसमें भी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र दिया जाएगा। इस तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी की अपनी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और बूथ लेवल पे मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री उतरने जा रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी इस चुनाव में मैदान फतह करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है और वो भी अपने कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पे उतारने की तैयारियों में लगी हुई है। आने वाले कुछ दिनों में चुनावी सरगर्मी बढ़ेगी और सियासत गर्म होगी। अब देखने वाली बात यह है कि दोनों ही पार्टियों के इस खेल में तीसरी पार्टी जो आम आदमी पार्टी है वो क्या रोल निभाती है और दोनों पार्टियों को कितना नुकसान पहुंचाती है। इन दोनों पार्टियों ने ऐसे वोट कटवा पार्टियों से भी निपटने की रणनीति बनाई है। उनके नेता अलग अलग बयानों में ये बात बताते आ रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि ये इनकी रणनीति किस स्तर तक बनती है और कितनी कामयाब होती है। इसका पता तो आने वाले 25 जनवरी को ही पता चलेगा जब मतगणना के बाद रिजल्ट आएगा। लेकिन दोनों ही पार्टियां निकाय चुनाव में अपने आप को जनादेश हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। साइबर ठगी लगातार कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है और लगातार जो ठग हैं वो अलग अलग तरीकों से कहीं ना कहीं लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। वहीं एक मामला आज राजधानी देहरादून के अंदर निकलकर सामने आया है जिसमें STF को एक बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है, जिसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक उत्तराखंड के जो एक व्यक्ति हैं उनको ठगा गया था और उनसे नौकरी दिलाने के नाम पर कहीं ना कहीं 25 लाख रुपए की ठगी की गई थी। और इस ठगी के बाद जब शिकायत STF को पहुंची तो STF ने इस पर तुरंत कार्रवाई की और एक टीम बनाई और टीम बनाने के साथ साथ कहीं ना कहीं दिल्ली तक जो छापेमारी है वो STF की टीम ने की और दिल्ली के अंदर से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से कहीं ना कहीं जो 25 लाख रुपए की ठगी की गई है उसके तथ्य भी मिले हैं और इसके साथ ही उन दोनों ठगों को पुलिस ने पकड़कर कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। और इतना ही नहीं बल्कि 4 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है और जल्दी उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और जल्दी उनसे भी कहा गया है कि यदि वो कारण नहीं बताते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर भी बड़ी कार्रवाई STF करता हुआ नजर आएगा। और वहीं देखिएगा कि लगातार उत्तराखंड के अंदर इस तरह की ठगी होना एक आम बात हो चुकी है क्योंकि तमाम लोग कहीं ना कहीं साइबर ठगों के चंगुल में आ जाते हैं और इसके लिए लगातार STF के द्वारा कहीं ना कहीं जो जागरूकता अभियान है, अपील है वो भी की जाती है। क्योंकि अभी भी देखिएगा कि जो SSP हैं STF के नवनीत भुल्लर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो इस तरह के ठगी करने वाले लोग हैं वो किसी को नहीं बख्शते हैं और उनके खिलाफ लगातार STF कार्रवाई करती है। लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता को भी जागरूक होना होगा क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई ऐसा मैसेज उनके मोबाइल पर आता है या फिर कहा जाए कोई कॉल आती है उनको किसी भी अनजान नंबर से तो कहीं ना कहीं वो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं ठगी का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे जो ठग हैं वो अक्सर बुजुर्गों को अपना निशाना बनाते हैं या फिर कहा जाए कि ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं कि जो कि पढ़े लिखे कम है। लेकिन वहीं SSP नवनीत भुल्लर ने कहीं ना कहीं सभी लोगों से अपील की है और साफ तौर पर कहा है कि ऐसे लिंक पर क्लिक ना करें और जो अनजान लिंक हो और ना ही ऐसे नंबर से कोई कॉल उठाएं जो अनजान नंबर से आ रही है। क्योंकि जो आपको कॉल करेगा तो वो कोई ना कोई आपका परिचित होगा तभी आपको कॉल करेगा। और आजकल जो ट्रू कॉलर की सहायता दी गई है वो भी इसीलिए दी गई है कि ताकि आप उसको समझ सके कि आखिर किसकी कॉल है। यदि ठगों की कॉल होती है तो कहीं ना कहीं आपके जो मोबाइल है उस पर रेड स्क्रीन हो जाती है और उसके बाद माना जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं फ्रॉड कॉल हो सकती है। तो इनसे बचने के लिए कहीं ना कहीं SSP ने भी अपील की है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 26 दिसंबर को आखिरी सांस दिल्ली के एम्स अस्पताल में ली थी और तभी से ही पूरा देश कहीं ना कहीं शोक की लहर में डूबता हुआ दिखाई दिया। सभी की आंखें नम दिखाई दी। और इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि आज राजधानी दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर अखंड पाठ रखा गया जिसमें कांग्रेस के कई
बड़े नेता, दिग्गज नेता पहुंचे। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचे, उसके बाद हमीद अंसारी वहां पर पहुंचे और साथ ही आपको बता दें कि सोनिया गांधी भी इस अखंड पाठ में जो है वो पहुंची थी। और उसके बाद राजधानी दिल्ली का जो रकाबगंज गुरुद्वारा है जहां पर हमारी मौजूदगी है, आप अभी भी मेरे पीछे देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम जितने भी बड़े नेता हैं वो रकाबगंज गुरुद्वारे में आए और जो आखिरी श्रद्धांजलि आप कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है सभी कांग्रेस के नेताओं ने अर्पित किए। और यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर वाले, उनके साथ साथ जो उनके प्यार करने वाले थे, उनके प्रियजन थे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह से प्यार करते थे, सभी उनकी आखिरी अरदास पर आज दिल्ली के जो रकाबगंज गुरुद्वारा है यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ आपको बता देना केवल कांग्रेस के बल्कि यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि जो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब से भगवंत मान, वो भी आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो अरदास रकाबगंज के गुरुद्वारे में हो रही थी वहां पर पहुंचे और उन्होंने भी कहीं ना कहीं पूर्व प्रधानमंत्री को अपनी आखिरी श्रद्धांजलि दी। और इसके साथ साथ पंजाब कांग्रेस के भी कई बड़े नेता, चाहे वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हो, वो यहाँ पर आए। उसके साथ जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने भी राज्यसभा सांसद हैं या बड़े चेहरे हैं वो सब आज यहाँ पर पहुँचे हैं। और कहीं ना कहीं सबका कहना है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो कांग्रेस पार्टी का अखंड हिस्सा थे और उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। हमने खुद जो है वो पवन खेड़ा से बात की और पवन खेड़ा ने हमसे बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्य थे उसको देश कभी नहीं भूलेगा और पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का अखंड हिस्सा थे और उनको आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए आज तमाम उनके चाहने वाले और कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचा था। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली। यूपी के बुलंदशहर में पिछले 30 दिनों के अंदर 7 हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि 7 हत्याओं में से 6 के हत्यारे उनके अपने ही निकले हैं। हालांकि पुलिस ने सभी हत्यारों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। जो पहला मामला है वो अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक भाई ने प्रॉपर्टी को लेकर अपने भाई और भतीजे की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और उनको मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं जो दूसरा मामला है वो भी अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र का ही है, जहां शेखपुर रौरा में एक जो पिता था उसको उसकी अपनी बेटी के प्रेम संबंधों का पता चलने पर उनने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया और रात्रि में ही अंतिम संस्कार भी कर दिया, जिसका उस पुलिस ने खुलासा भी कर दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं जो तीसरा मामला है वो अहमदगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक पिता अपने पुत्र को जो अपनी संपत्ति थी, अपनी जमीन थी, उसको बेचने की धमकी देता था, जिससे क्षुब्ध होकर उसके बेटे ने फावड़े से अपने ही पिता की गर्दन रेतकर उसको मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस ने उस केस का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं एक ककोर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी बाहर वाली प्रेमिका को घर लाने के लिए अपनी ही पत्नी को नहर में धक्का दे दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया और उसकी गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए आरोपी थाने भी पहुंच गया। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले की गहनता से जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि जो मृतक पत्नी है उसकी अभी तक उसका शव पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। ऐसा ही मामला कोतवाली नगर क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां पर एक पत्नी ने उसके जो अवैध संबंध थे एक युवक से, उससे बाधा बनने पर अपनी पति को प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतरवा दिया। लेकिन इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बुलंदशहर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। तो कहीं ना कहीं 30 दिनों के अंदर जो बुलंदशहर में 7 हत्याएं हुई हैं, उसका खुलासा करते हुए बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने 6 घटनाओं का खुलासा करते हुए सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं इन घटना जो ये निकल करके आई हैं, ये कहीं ना कहीं इसको लेकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हमारे समाज की जो स्थिति है वो क्या है। JK24/7 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी।